हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज है उसको हम लोग देखते हैं और फिर समझने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा जो है सो फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस स्टॉक का जो होगा उसका हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट का चाल क्या चल रहा है। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे अगर हमारे चैनल पे आप विजिट करते हैं तो आपको जो है सो ट्रेडिंग से रिलेटेड मेथड मिलता है। मार्केट का न्यूज हम लोग एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस होता है स्टॉक का और टेक्निकल एनालिसिस होता है। ओके, और हम कोई बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। और अगर आपको किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या कोई भी आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड काम करना है तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लेके कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक काम रहता है, बहुत ही रिस्की काम रहता है और आपका पैसा डूब भी सकता है यहाँ पे। तो इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, उसके बाद ही मार्केट में उतरिएगा। ज्यादा लालच करना बुरी बलाय है, क्योंकि यहाँ पे लोग आते हैं कि 2 दिन में करोड़पति बनना है, जिसके कारण उनका पूरा कैपिटल चला जाता है। यहाँ पे डिस्कशन का हमारा मेन पॉइंट रहेगा कि हम इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस करेंगे और उस न्यूज से रिलेटेड जो स्टॉक होगा उसका फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस हम लोग करेंगे। तो मार्केट में सबसे पहले जो इंडेक्स है उसको देख लेते हैं कि कौन सा इंडेक्स कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग एनएसई पे। और निफ्टी का आजकल काम क्या हो गया है, देखिए निफ्टी में थोड़ा सा हम आपको बता दें, जितने लोग ऑप्शन कर रहे हैं वो थोड़ा सा निफ्टी से सावधान रहें, क्योंकि निफ्टी थोड़ा सा बदमाशी कर रहा है यहाँ पे। तो इस चीज से आप सावधान रहें। निफ्टी का जब से लॉट साइड चेंज हुआ है तब से प्रॉब्लम आने लगी है। निफ्टी क्या करता है, अच्छा जनरली जब बुलिश ट्रेंड रहता है तो भी निफ्टी का यही चाल रहता है, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। अगर हम इसको आपको 30 मिनट पे देखें, जब बुलिश ट्रेंड रहेगा ना तो निफ्टी गैप अप खुलेगा और वहीं क्लोज कर देगा। गैप अप खुलेगा तो जो ऑप्शन बायर है उसको बड़ा पैसा नहीं मिलेगा भाई, इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिए। और ये ट्रेंड लाइन है यहाँ पे, तो ये मार्केट जो है सो आपको यहीं पे ऊपर नीचे करके क्लोज करता रहेगा और आप जब ऐसे अपना कैपिटल को गंवाते रहोगे। तो बुलिश ट्रेंड में मार्केट में आपको जो है सो एक्सट्रीम बुलिश है, गैप अप ओपनिंग दे दिया फिर उसी रेंज में क्लोज कर जाएगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो है सो इस रेंज में आपको शॉर्ट करना है और इस रेंज में बाई करके चलना है, सिंपल सी बात है। ओके, बाकी बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो निफ्टी में आपको जो है सो 15 पॉइंट का पॉजिटिव है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में 343 पॉइंट गिरा भी था और आज रिकवर किया है। मिड कैप में जो है 136 पॉइंट है, बैंक में 14 पॉइंट है और फाइनेंशियल में -44, मतलब मार्केट रेंज ले दे के एक रेंज में ही आज क्लोज हो गया है। ओके, अब आते हैं बीएसई में। अगर बॉम्बे सेंसेक्स की बात करोगे तो 24 पॉइंट है, मतलब कुछ भी नहीं हुआ है, मार्केट जहां खुला वहीं क्लोज हुआ है। टॉप गेनर में कौन कौन सा है, टाटा मोटर्स है, 2% का आज उछाल था इसमें। एचसीएल टेक्नोलॉजी में 2%, 2.5% का था। आईसीआईसीआई बैंक में भी 2.5% का था। सन फार्मा में 2% का है। टीसीएस में कल गिरा था, जो कल गिरा हुआ चल रहा है, जो आज चल रहा है वो कल गिरेगा। ऐसे ही मार्केट अभी चल रहा है। अब मार्केट टॉप पे ऐसे ही बिहेवियर रहता है, मार्केट में सडन सेलिंग आएगी, सडन बाइंग आएगी और आप कंफ्यूज रहिएगा, आप डिसीजन लेने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी। मार्केट जब नीचे रहता है तो बढ़िया बाइंग या सेलिंग आती है। जैसे अब मार्केट नीचे है, सपोज दैट आप मंथली चार्ट पे काम कर रहे हो, तो ये ऑल टाइम हाई है भाई। ऑल टाइम हाई में आप क्या डिसीजन लोगे, कुछ नहीं डिसीजन ले सकते हो। इसलिए यहाँ पे सावधानी जितना बरत लो वही आपके लिए बढ़िया है। ऑल टाइम हाई में बहुत ज्यादा अगर खिलवाड़ करोगे मार्केट से तो कैपिटल चला जाएगा और आप बैठे रहोगे, रोते रहोगे। ठीक है, इसलिए शांति से बैठो, मार्केट लेवल पे आएगा तो बाई सेल करना। बाकी आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से बातचीत करके ये सब काम कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने इंडेक्स देख लिया और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारा चैनल नया है। ठीक है, पहला न्यूज है कि एलआईसी ने यहाँ पे एक तरह से जो उनका ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट है, जिसमें एलआईसी क्या चाहता है कि जो उसका नया वाला जो है सो जीवन समर्थ प्रोजेक्ट है, ये वाला। तो जीवन समर्थ प्रोजेक्ट में एलआईसी क्या चाह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पे इनरोल किया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व किया जाए। ओके, इसलिए वो जो है सो यहाँ पे इंश्योरेंस आपको सेविंग हो गया, हेल्थ प्रोटेक्शन हो गया, यूएलआईपी हो गया, पेंशन स्कीम हो गया, ये सारे चीज लेके आता है। तो वो चाह रहा है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा टूल जो इनके एजेंट है उनको दिया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो इन्वॉल्व करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंश्योरेंस प्लान में इंक्लूड किया जाए। तो हमारे लिए ये न्यूज हो गया। तो आपको एक तरह से कहा जाए तो एलआईसी के लिए पॉजिटिव न्यूज है। तो एलआईसी का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं फंडामेंटल एनालिसिस पे, टेक्निकल एनालिसिस बाद में करेंगे। आइए हम लोग यहाँ पे टाइप करते हैं एलआईसी ऑफ इंडिया, एलआईसी ऑफ इंडिया। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस नहीं चाहिए हमें, LICI कर दो आप, तो LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आ जाएगा।
अब आ जाइए, तो इसमें जो 52 वीक हाई है 1175 का है, अभी 987 पे चल रहा, मतलब 52 वीक हाई के आसपास चल रहा मार्केट, मतलब टॉप पे है। 52 वीक लो जो है सो 600 का है, और मार्केट कैपिटल बहुत बड़ा है इसमें, 6 लाख करोड़ का लगभग मार्केट कैप है इसमें, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 6 लाख करोड़ का है, ठीक है। और फेस वैल्यू इसका 10 का है, ठीक है। अब यहाँ पे VWAP जो है सो 10 से 11 पे चल रहा है, 987 का प्रीवियस क्लोज है, हाई 1175 का है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस यहाँ पे और कुछ नहीं है। अब देखो ये नया शेयर है, तो इसमें अर्निंग पर शेयर भी नहीं है, पीई भी नहीं है, पीवी भी नहीं है, आरओई भी नहीं है। तो इसका फाइनेंशियल रिजल्ट हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, अगर वो मिल जाएगा तो नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये नया शेयर है तो कुछ नहीं मिलेगा, तो हम लोग इसको यहीं पे छोड़ देंगे। हमारे पास में Q1 के भी ढंग के यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, अब आएगा तो उसको ये लोग अपडेट करेंगे, फिर हम लोग उसको देखेंगे। ओके, तो ये LIC का है, हालांकि गवर्नमेंट कंपनी है और ये अच्छा करते आई है, और इसका काफी बड़ा बेस है, 6 लाख करोड़ का कंपनी है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो है सो आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपने सेबी एडवाइजर से पूछ के इन्वेस्ट कीजिएगा। उसके बाद में गवर्नमेंट जो है सो यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, इसको पहले समझ लो आप। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि मान लो कि कहीं कोई PSU है, यहाँ पे अगर हम बताएं आपको, तो PSU में मान लो कि यहाँ पे गवर्नमेंट का स्टेक 100% है, सपोज दैट, ओके। तो मान लो कि यहाँ पे PSU में गवर्नमेंट का स्टेक कितना है, 100% है। 100% स्टेक में से PS अगर मान लो कि वो चाहता है कि अपना 50% या 49% अपने स्टेक को बेच दे, 49% बेचने के बाद भी उसका कंट्रोल गवर्नमेंट का ही होगा। क्यों होगा, उसका कारण है क्योंकि जो आपको बोर्ड का जो चूंकि जिसके पास में 50% से ज्यादा स्टेक होगा वो जो है सो मेजोरिटी शेयर होल्डर होगा, और वही जो है सो मेजर डिसीजन लेगा। तो इसको कहा जाता है कि जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है, तो सेंट्रल उसमें से कुछ स्टेक को बेचता है अपने खर्चे के लिए, या लॉस मेकिंग PSU है, तो वो चाहता है कि इसको निकाला जाए, इसको प्राइवेट किया जाए, ताकि जो है सो पब्लिक के हाथ में जाए, प्राइवेट प्लेयर्स इसमें इन्वॉल्व हो और ये प्रॉफिट मेकिंग बन जाए। और अपने जो चूंकि हर साल गवर्नमेंट को उसके लिए जो मान लीजिए वो अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो हर साल गवर्नमेंट को उसमें पैसा डालना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि हम अपना हर साल पैसा डालें, पब्लिक का हार्डकोर पैसा जो टैक्स में मिलता है उसको मैं क्यों डालूं। तो इसलिए जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, उसको डिसइन्वेस्ट कर देती है या बेचने की कोशिश करती है। ओके, तो अब इस चीज को अगर हम लोग देखें ध्यान से, तो यहाँ पे गवर्नमेंट 49% स्टेक चाहती है कि हम बेचें, और उसका टारगेट है 11.5 लाख करोड़ का। बट यहाँ पे एक चीज ये है कि इस बार जो है सो RBI से पैसा मिल गया डिविडेंड के रूप में, और फिजिकल डिफिसिट का भी सिचुएशन उतना खराब नहीं है, कंफर्टेबल है। तो इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं है, गवर्नमेंट बेच भी सकती है और नहीं भी बेच सकती है। उसके लिए कुछ लिस्ट है जो आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, समय पे हम इसको अपडेट भी करते रहेंगे। उसके बाद में यहाँ पे है कि स्ट्रॉन्ग लोन ग्रोथ स्मॉल फाइनेंशियल बैंक में, SFB में Q1 में जो है सो फाइनेंशियल और 25 में, और जो है सो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट डिक्लाइन किया है, ठीक है, कासा डिक्लाइन किया है। देखिए बैंकिंग स्टॉक में हम लोग के लिए जो मेन पॉइंट रहता है कि बैंकिंग स्टॉक को अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं, तो बैंकिंग स्टॉक किस पे चलता है, आपको पैसा जमा करने पे, मान लीजिए हमने पैसा जमा किया, उसने उधार में पैसा घुमाया लोन पे, उससे रिटर्न हुआ, तो जितना लोगों को बैंक जोड़ पाएगा उतना ही वो बैंक अच्छा कहलाएगा। तो यहाँ पे इनका लोन ग्रोथ तो अच्छा है, लेकिन इसका जो है सो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट की संख्या कम हुई है स्मॉल फाइनेंशियल बैंक में। तो जब भी आपका ब्रॉड बेस रहेगा तो आप ज्यादा से ज्यादा लोन बांट पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा आपके पास डिपॉजिट आएगा। इसलिए जो छोटे बैंक रहते हैं वो क्या करते हैं कि ज्यादा इंटरेस्ट पे, मतलब कि जैसे मान लीजिए आप डिपॉजिट करते हैं पैसा, तो ज्यादा इंटरेस्ट पे वो आपको कहते हैं कि आपको 8% डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट रेट होगा वो दूंगा, ताकि आप ज्यादा पैसा आपको बैंक में डिपॉजिट करें और वो पैसा लोन में घूमे। तो इनका जो है सो ले दे के जो है स्मॉल फाइनेंशियल बैंक का Q1 का रिजल्ट में करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट डिक्लाइन हुआ है। तो SFB का हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे स्मॉल फाइनेंशियल बैंक का हम लोग इंडाइसेस नहीं देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे ऑल में आ जाते हैं स्मॉल फाइनेंशियल बैंक। तो यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो सबके लिए ये एक रिपोर्ट है, किसी एक के लिए तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग मंथली चार्ट में नहीं आकर के हम लोग वीकली चार्ट में आते हैं। तो ये जो है सो आपका
जीवन स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, वैसे बहुत सारे स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है, उनका ओवरऑल रिपोर्ट है। उसके बाद में LIC रेज स्टेक इन IDFC फर्स्ट बैंक में 0.2% से 2.68% भाया द प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू किया है। तो अब यहाँ पे LIC ने अपना स्टेक बढ़ाया है IDFC फर्स्ट बैंक में, जिसके कारण IDFC फर्स्ट बैंक का शेयर यहाँ पे ऊपर गया है। सबसे पहले हम लोग इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे IDFC का। IDFC फर्स्ट बैंक का हम लोग यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस करें तो देखो ये जो है सो इसका 52 वीक हाई 100 रुपये का है और लो 70 रुपये का है, ठीक है। अभी 80 रुपये पे चल रहा है, मतलब नीचे से उसका टारगेट 100 रुपये का रहेगा। अब काफी देर तक ये मार्केट, ये स्टॉक अभी गिरा हुआ था। LIC के साथ इसमें इन्वेस्टमेंट के कारण ये स्टॉक थोड़ा सा चलना शुरू किया है, बहुत दिन से ये गिरा हुआ था। मार्केट कैपिटल 57,000 करोड़ का है और फेस वैल्यू 10 का है और अर्निंग पर शेयर 4 रुपया है, जबकि थोड़ा कम है, इसको थोड़ा बढ़ना चाहिए। PE 19 का है, बिल्कुल सही है, और PB 1.78 का है, प्रॉफिट टू बुक वैल्यू, और रिटर्न ऑन इक्विटी 9.19 का है, जिसको कम से कम 20 तो होना ही चाहिए, और एक प्राइवेट सेक्टर बैंक में काम करता है। ओके, अब इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर हमारे पास एनुअल ट्रेंड मिल जाता है तो सबसे बढ़िया है। देखिए एनुअल ट्रेंड में टोटल इनकम को देखिए तो 17,000 करोड़ है, 18,000 करोड़ है, 20,000 करोड़ है, 27,000 करोड़, 36,000 करोड़, मतलब कि एनुअली जो है सो आपको 20 से लेकर के 24 के बीच में इसमें हर साल इसमें प्रॉफिट हुआ है। एक्सपेंडिचर का संग इसमें कॉलम में डैश डैश है, एक्सपेंडिचर होगा लेकिन इन्होंने दिखाया नहीं है क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में खर्चा ज्यादा होता है। नेट प्रॉफिट पे आ जाते हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो अब यहाँ पे ये निगेटिव है, 17,000 करोड़ में आपने कमाया है और उसमें ये निगेटिव है, इसका मतलब एक्सपेंडिचर ज्यादा रहेगा, सिंपल सी बात है। उसके बाद में आते हैं हम लोग तो माइनस में है, यहाँ पे 452 करोड़ के प्रॉफिट में है, यहाँ पे 145 करोड़ है, और यहाँ पे जो है 2400 करोड़ है, और यहाँ पे 2900 करोड़ है 24 में। तो आप देखना 2022 में स्टॉक का प्राइस गिर गया होगा। तो चलिए हम लोग आते हैं यहाँ पे और हम लोग टाइप करेंगे आपका IDFC को, IDFC फर्स्ट बैंक को, और मंथली चार्ट में आप देखना 2022 में, 2022 के एंड में प्राइस जो है 2022-23 है ना ये, तो हम लोग यहाँ पे देखें 2022 में प्राइस गिरा है। यहाँ पे उसका लॉजिक क्लियर था कि 2022 में प्रॉफिट घट के एक 452 करोड़ से 145 पे चला गया। तो 2022 में जब प्रॉफिट घटा तो 2022 का चार्ट ये देखो आपको नवंबर दिसंबर का हो गया, और हमारे पास में एक ट्रेंड लाइन डाल दे हम, तो ये कुछ ऐसा है। ओके, और ये कुछ ऐसा है आप मान के चलो। और दूसरा चीज ये है कि अगर हम लोग यहाँ पे ऊपर से टॉप से फिबोनाची लगाते हैं तो 0.5 और 0.6 का एरिया हमारा ये आता है, और अगेन इस लेवल से फिबोनाची लगाते हैं तो 0.5 और 0.6 का एरिया हमारा ये आता है। यहाँ से ये मार्केट में नीचे आया है बैंक, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे प्रॉफिट घटा था। फिर जो है सो इसका प्रॉफिट बढ़ा, कब बढ़ा? 2400 2023 में इसकी प्रॉफिट अचानक से बढ़ी। 2023 में जब ये प्रॉफिट बढ़ी है 22 के बाद में, तो देखो किसी न किसी प्लेयर को यहाँ पे पता चल गया था कि यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ने वाली है। तो ये तो हो गया कि हमको टेक्निकल बता दिया। फंडामेंटली अगर हम देखें यहाँ से टॉप से बॉटम पे हम फिल्म लगा देते हैं तो 0.5 0.6 और 0.7 के लेवल से मार्केट यहाँ से बाउंस किया है, और फिर जो है सो ये प्राइस एक्शन के साथ में ऊपर गया। ओके, तो अब यहाँ पे आपको कई बार जो है सो टेक्निकल एनालिसिस आपको यहाँ पे बता देता है कि ये स्टॉक कैसा कर रहा है, और एक बार जब ये आपको अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से अगर आप पकड़ के चलोगे 8.382 से मार्केट में यहाँ पे सपोर्ट लेकर के फिर ये निकल गया है। तो जब ऐसे आने लगे हाई लोअर लो में, तो किसी बड़े प्लेयर को पता रहता है कि मार्केट में क्या चल रहा है या उसके प्रॉफिट में क्या होने वाला है, उसके इनर साइड में क्या होने वाला है, इसलिए ऐसा चार्ट बनता है। और किसी बड़े प्लेयर को पता रहता है कि उसके इनर साइड में क्या चल रहा है, इसलिए ऐसा चार्ट बनता है। अब जो है सो अगेन ये जो है सो यहाँ पे या तो कंसोलिडेशन करेगा और नहीं तो क्या करेगा, ये नीचे साइड में ब्रेक कर देगा। तो अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर देगा तो समझ लेना कि ये मार्केट में नीचे आ जाएगा। तो ये क्लियर रहता है भाई, और बड़ा प्लेयर को ये सारे गेम पते रहते हैं, हमें और आपको भले नहीं पता हो, बड़ा प्लेयर को सारा चीज पता रहता है, इसलिए वो चार्ट ऐसा बनता है। चार्ट टेक्निकल एनालिसिस भी गलत नहीं है, लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस से टेक्निकल एनालिसिस को हम लोग जज कर सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, रेमंड ने डिमर्ज किया अपने रियल एस्टेट बिजनेस को और लिस्ट वेराइटी वर्टिकल एक्सचेंजेज में। तो अब यहाँ पे टेक्सटाइल का जो है सो मेजर लीडर है रेमंड का,
और उसने क्या किया, डिमर्ज किया रियल एस्टेट बिजनेस को, ताकि जो है सो आपको अनलॉक करे वैल्यू ऑफ द शेयर होल्डर्स एंड हार्नेस द ग्रोथ पोटेंशियल इंडियन प्रॉपर्टी मार्केट में। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या किया गया है कि रियल एस्टेट डिवीजन स्टूड जो है सो आपका 1592 करोड़ का है लास्ट फिजिकल अकाउंटिंग 24% ऑफ द टोटल रेवेन्यू रेमोंड का जो है सो यहाँ से आया था। अब यहाँ पे स्कीम में क्या किया गया है, रेमोंड जो है सो एलटीडी शेयर होल्डर रिसीव 1 शेयर रेमोंड रियलिटी ऑफ एवरी 1 शेयर इन द। अब मान लो कि जो है सो रेमोंड के जो आपको रेमोंड रियल एस्टेट में जो पैसा लगाए हैं या रेमोंड में मर्ज किया जाएगा तो उनको 1 शेयर मिलेगा रेमोंड का। तो ये जो है सो डिमर्जर या मर्जर होते रहता है। अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा इसके फंडामेंटल एनालिसिस पे, फिर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और फिर जो है सो जानने की कोशिश करेंगे। तो RAYMONDS रेमोंड हो गया ये। आ जाओ अपन सबसे पहले इसमें 52 खाई 3151 रुपये का है, अभी 29 मतलब 52 खाई पे मार्केट चल रहा, पूरा मार्केट ही टॉप पे चल रहा, और लो जो है 1487 का, लगभग 50% का अंतर है। मार्केट कैपिटल 19,000 करोड़ का है और यहाँ पे अर्निंग पर शेयर बढ़िया है और CEPS भी इसका बढ़िया है। पी जो है 37 का है, थोड़ा सा महंगा पड़ रहा है, पीबी ठीक है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 20 का है 1869, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब हम लोग आ जाते हैं इसमें रिजल्ट में, और रिजल्ट में पहले हम लोग देखेंगे एनुअल ट्रेंड्स में क्या चल रहा है रेमोंड्स में। तो सबसे पहले टोटल इनकम देखेंगे हम लोग। तो टोटल इनकम का कॉलम यही है, तो 3300 करोड़ है, 1800 करोड़ है, 4500, 59 और 68, मतलब कि 2021 में थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम आई है। नेट प्रॉफिट को देखते हैं हम लोग। नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो 94 करोड़ है, माइनस में 2021 में शेयर का वैल्यू डाउन हुआ होगा, 22 में भी डाउन है, 23 और 24 में इसने अच्छा किया है। चलिए हम लोग यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस में आते हैं और रेमंड को देखते हैं। रेमंड में तो आप देखिएगा यहाँ पे स्पष्ट आपको ये चीज दिखेगा, जो चार्ट में दिखता है, जो टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस को मिला दीजिएगा तो उससे बढ़िया कोई चीज होता नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो है सो इस स्टॉक का हायर प्राइस है, मार्केट हायर लेवल पे चल रहा है और यहाँ से ये जो है सो धीरे धीरे फट गया है। तो एक बार पहले बैंड सिकुड़ता है फिर फैलता है, तो अभी फैल रहा है फिर बैंड सिकुड़ेगा, नीचे आएगा प्राइस। तो अब यहाँ पे एक चीज देखो कि रिजल्ट में हम लोग क्या देख रहे हैं। रिजल्ट में आपको 21 और 22 में निगेटिव में ग्रोथ रहा है। तो 21 और 22 में आप देखोगे 2021 और 22 में इसका ग्रोथ निगेटिव में है। तो ये चीजें आपको दिखेगी, नीचे भी दिखेगी, ऊपर भी दिखेगी। तो 21 में क्या चल रहा है, 2021 में देखो निगेटिव में है। 2022 के बाद में जब ये पॉजिटिव में हुआ है तो ये जो है 700 रुपया से ये चला गया 28 से 4 गुना करके आपको दे दिया है, ठीक है। तो उसके पीछे का लॉजिक है, क्योंकि आपको 21 और 22 पे छोड़ दीजिएगा तो 23 में 410 करोड़ और 24 में 526 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। इसलिए एक्सपेंडिचर में भी ऐसा नहीं, एक्सपेंडिचर में अच्छा खासा खर्चा है, हो सकता है कंपनी ने लोन भी लिया होगा यहाँ पे, उसके बावजूद भी यहाँ पे ये जो है सो पॉजिटिव में रहा है, ठीक है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रेमंड के बाद में हमारे पास में नेक्स्ट है HDFC म्यूचुअल फंड बाई स्टेक इन द बर्गर किंग इंडिया में ऑपरेटर फॉर आपको 50.25 करोड़ का। तो यहाँ पे HDFC म्यूचुअल फंड ने अपने स्टेक को बढ़ाया है, ठीक है। तो स्टेक इन द रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया लिमिटेड 50 करोड़ थ्रू द ओपन मार्केट ट्रांजेक्शन ऑन द थर्सडे। HDFC म्यूचुअल फंड मोप्ड 45.5 लाख शेयर्स एट 110.46 प्राइस अकॉर्डिंग टू बल्क डेटा डील में ये किया गया है। कंपनी इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट क्विक सर्विस रेस्टोरेंट कंपनी में है। तो हमें देखना पड़ेगा कि आपका जो है सो बर्गर किंग इंडिया क्या कर रहा है या उसका बिजनेस क्या है, वो थोड़ा हमें देखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग पहले फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। BERGER बर्गर पेंट नीचे, बर्गर स्पेलिंग क्या है इसका थोड़ा देखना पड़ेगा अपने को। BURGER बर्गर, BURGER बर्गर किंग, यही है ना, BURGER बर्गर किंग। अगर विदेश की कंपनी होगी या NSE में होगी तो शायद आपको ना मिले। अब यहाँ देख लेते हैं एक बार, BURGER नहीं मिल रहा, मतलब कि ये कंपनी अपने यहाँ नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है, इसके बारे में हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। तो आज के हमारे न्यूज में इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारा सब्सक्राइबर बेस कम है, ठीक है। बाकी मैं आपको फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों साइड से एनालिसिस करके देता हूँ।
तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।